अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। ईवान सदर में लगी हुई आग ठंडी नहीं हो रही, बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस आग में शिद्दत पैदा हो रही है तो ये कहना कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। गुज़िश्ता 24 घंटे में ईवान सदर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ईवान सदर से आने वाले चंद रोज के अंदर और खासतौर पर उस मौके पर जब वजीर आजम का हल्फ हो रहा होगा, एक ऐसा धमाका किया जा सकता है जिसके नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता अहम तरीन शख्सियात को ना सिर्फ और ज्यादा मुतनाज़ा बनाया जाएगा, बल्कि इस मुतनाज़ा बनाने के अमल से जो है वो इमरान खान साहब के सियासी बयानिए को भी तकवीयत देने की राह हमवार हो सकती है। बताया जा रहा है कि हालिया दिनों के अंदर ईवान सदर में कुछ लोगों के साथ जो है सदर आरिफ अलवी की मुलाकात भी हुई है और इसके साथ साथ आरिफ अलवी साहब ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता चंद और शख्सियात के साथ भी राब्ता किया है और उनके साथ उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है। बताया यह जा रहा है कि आरिफ अलवी साहब की तरफ से ये गुफ्तगू इनफैक्ट उसी अमल का जो है वो बुनियाद बनने जा रही है जो इस वक्त आरिफ अलवी साहब सोच रहे हैं ईवान सदर में। ईवान सदर में बैठे आरिफ अलवी साहब क्या सोच रहे हैं, यकीनी तौर पर यह एक लॉजिकल सवाल है। सवाल यह भी है कि हालिया दिनों में जो आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने किस शख्सियत के साथ मुलाकात में इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता अहम तरीन शख्सियात के हवाले से कम अज़ कम 2 इंकशाफात किए हैं और वो इन इंकशाफात को मीडिया के सामने रखने पर भी आमादा नजर आ रहे हैं। सवाल ये भी है कि ईवान सदर में लगी हुई आग ठंडी क्यों नहीं हो रही। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा क्योंकि ये सूरत हाल उस समरी से शुरू हुई जो निगरान वजीर आजम जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब की तरफ से ईवान सदर को इरसाल की गई और सबको इस बात का इल्म है कि जो समरी जो है वजीर आजम की तरफ से सदर के पास जाती है, ईवान सदर जाती है, तो सदर साहब बाउंड है, ड्यूटी बाउंड है कि वो उस समरी के ऊपर दस्तखत करे। लेकिन बाकी समरीज के अंदर सदर के पास टाइम होता है कि वो 15 दिन तक उस समरी के ऊपर गौर कर सके और ईवान सदर का इस बारे में इंकशाफ है कि निगरान वजीर आजम साहब यानी अनवारुल हक काकड़ की तरफ से पीर को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए एक समरी भिजवाई गई थी और सदर ममलिकत का ये मानना है कि वो इस समरी को भी दीगर समरीज की तरह 15 दिन के लिए रोक सकते हैं और इसका उनके पास आईनी इख्तियार शामिल है। इसके ऊपर सदर साहब को ईवान सदर की लीगल डिवीजन की तरफ से ब्रीफिंग दी गई और सदर साहब को यह बात बताया गया कि आइन के तहत कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को लाजमी बुलाना पड़ेगा क्योंकि आइन पाबंद करता है कि इंतखाबात के 21 दिन के बाद या 21 दिन के अंदर जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। ये 21 से 22 दिन नहीं हो सकते क्योंकि 21वें दिन ऑटोमेटिकली नेशनल असम्बली का इजलास कन्वीन कर लिया जाएगा और इसके लिए स्पीकर खुद इजलास को तलब करके अरकान असम्बली से हल्फ ले सकता है। सदर को यह बात भी बावर कराई गई कि जनाब 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास हो भी जाएगा और वहां पर अरकान असम्बली हल्फ भी ले लेंगे और इस हल्फ के बाद नए स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, यानी उसके बाद हुकूमत साजी के अमल का आगाज हो जाएगा। आरिफ अलवी साहब इस बात पर मुसर हैं कि नहीं जनाब, ये जो मैं 15 दिन का मेरे पास जो आईनी इख्तियार है इस समरी को रोकने का, वो समरी को मैं डेफिनेटली रोकूंगा क्योंकि इस वक्त नेशनल असम्बली मुकम्मल नहीं है और जब तक नेशनल असम्बली मुकम्मल नहीं हो जाती उस वक्त तक ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता। अब ये एक आईनी सिचुएशन है जो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी डेवलप हो रही हैं जो आरिफ अलवी साहब के हवाले से बहुत ही ज्यादा संगीन सूरत हाल की तरफ अक्कासी कर रही है और ये इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में जो ईवान सदर है वहां पर और कौन कौन से डंके जो हैं वो बज सकते हैं। लिहाजा जो सिचुएशन है वो ज़रा मुझे थोड़ी सी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर कुछ ऐसे इंकशाफात जो सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर सामने आ रहे हैं और इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि ये जो हैं आरिफ अलवी साहब के जाने के टाइम पर
کچھ نئی چیزیں ہمارے سامنے ابھر کے سامنے آ رہی ہیں، اور اس حوالے سے عارف الوی صاحب کے دور میں کی جانے والی مبینہ کرپشن کے الزامات بھی ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کریں گے کہ جناب ایوان صدر میں لگی ہوئی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی کیوں نہیں ہو رہی۔ 5 سال تک عارف الوی صاحب اس ملک کے صدر رہے ہیں اور اب ان کا کچا چٹا جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ باخبر حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ عارف الوی نے صدر ہاؤس کے میڈیا کوارڈینیشن کے لیے عادل انصاری نام کی ایک شخصیت کو جو ہے وہ اپوائنٹ کیا تھا، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی آفیشیل سوشل میڈیا ٹیم کے اندر بھی شامل تھے، اور یہ جو انصاری صاحب ہیں یہ عارف الوی صاحب کے صاحبزادے عواب الوی صاحب کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ریاست مخالف بیانیے کو آگے بڑھانے میں ملوث رہے ہیں۔ ان دونوں نے مل کر بھی یہ جو ابھی ریسنٹلی فلسطین کا ایشو ڈیولپ ہوا تھا وہاں پر بھی گند ڈالا اور عارف الوی صاحب کو بریفنگ دی کہ جناب یہ جو 2 حکومتی نظریہ ہے اس کو آگے بڑھائیں، اور پھر صدر صاحب نے اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کر دی جہاں پر 2 ریاستی حل کو تجویز کیا گیا جو پاکستان کی ریاستی پالیسی سے بالکل متصادم تھا، اگرچہ اس کے بعد عارف الوی صاحب نے اپنے اس بیان کی وضاحت بھی کر لی اور اس بیان کو واپس بھی لے لیا، لیکن فلسطین کاز اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اس کو اس حوالے سے خاصا نقصان پہنچا۔ عارف الوی صاحب اور ان کے گھرانے کے ٹیکس واجبات میں بھی کچھ بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے، اور ایف بی آر کے ڈیٹا میں ان کے دونوں بیٹوں کے ریکارڈ ہی موجود نہیں ہیں، حالانکہ ان کے بڑے بیٹے عواب الوی بطور ڈاکٹر جو ہے جو ریکارڈ موجود ہے وہاں پر اس میں صرف 12 لاکھ روپے کے مالک ہیں، جبکہ ایک امریکی این جی او برنگنگ اسمائل سے انہوں نے 700 کروڑ روپے وصول کیے تھے، اور اس حوالے سے عمران خان صاحب کے دور میں عمران اسماعیل صاحب جب گورنر تھے تو گورنر ہاؤس سندھ کراچی کے اندر نہ صرف ایک تقریب منعقد ہوئی تھی بلکہ عارف الوی صاحب نے بطور پریزیڈنٹ آف پاکستان اس تقریب میں شرکت کر کے اپنے بیٹے کی این جی او کے ساتھ ایک امریکی این جی او کے یہ جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھا اس کو نہ صرف انڈورس کیا تھا بلکہ وہاں پر موجودگی اس بات کی طرف اشارہ کری تھی کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہاں پر موجود ہے۔ دوسرا، عارف الوی صاحب کے بھی کچھ اثاثوں کی تفصیلات سامنے آئی ہیں جس میں عارف الوی صاحب کے جو ڈکلیئرڈ اثاثے ہیں ان کی مالیت 4 کروڑ 36 لاکھ ہے، اور ان کی جو مارکیٹ ویلیو اور اس وقت کی جو کرنٹ ویلیو ہے اس میں 18 کروڑ روپے کا فرق سامنے آ رہا ہے۔ ان کے اثاثوں میں جو مورا نور میں زمین ہے، اور یہ مورا نور وہی علاقہ ہے جہاں پر عمران خان صاحب کا بنی گالا واقع ہے، یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر ملک ریاض صاحب کی زمین ہے، یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر فرا گوگی کی زمین ہے، یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر جناب بشرا پنکی صاحبہ کی زمین ہے۔ تو مورا نور کا یہ علاقہ ملک ریاض کی سب سے پہلے ملکیت رہی ہے، اور یہ تمام کی تمام زمینیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کو مورا نور میں خریدی یا بیچی گئیں یہ انفیکٹ ملک ریاض صاحب کے ہی جو ہے نا پانڈا، یہ چیزیں وہیں سے نکلی ہیں اور یہ وہاں پر آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عارف الوی صاحب کا کلفٹن کراچی میں ایک فلیٹ ہے، اسلام آباد میں اسی بلڈنگ کے اندر اپارٹمنٹ ہے جہاں پر عمران خان صاحب کا اپارٹمنٹ تھا، اور یہ بلڈنگ وہی ہے جس کو اعجاز الاحسن صاحب نے ریگولرائز کرایا تھا۔ کراچی میں محمد علی سوسائٹی میں ایک گھر ہے، کراچی میں ایک پلاٹ ہے جس کی جو اس وقت ان کے پاس ویلیو جو ہے وہ اچھی خاصی ہے، 2 کروڑ 30 لاکھ روپے کا ان کے پاس کیش موجود ہے، 40 تولے سونے کے مالک بھی ہیں۔ عارف الوی صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کے ڈکلیئرڈ اثاثوں کی جو مالیت ہے وہ 5 کروڑ 76 لاکھ ہے، جبکہ ان کے اثاثوں کی مارکیٹ ویلیو 20 کروڑ 76 لاکھ ہے، اور یہ تقریباً جو فرق ہے دونوں کے عارف الوی صاحب اور ان کی اہلیہ کے درمیان جو اثاثوں میں فرق ہے مارکیٹ ویلیو کا وہ تقریباً 21 کروڑ روپے کا ہے، جبکہ ان کے اثاثوں میں یعنی ان کی اہلیہ کے اثاثوں میں ڈی ایچ اے فیز 8 کراچی میں پلاٹ ہے، ایسٹ جمشید ٹاؤن میں پراپرٹی ہے، ہاکس بے کراچی میں پلاٹ ہے، بیریا ٹاؤن کراچی میں کئی پلاٹس ہیں، اس کے بعد امریکی بینک میں 98 لاکھ روپے کا کیش ہے، پارک ویو سوسائٹی میں پلاٹ کے لیے ایڈوانس رقم ہے، عارف الوی ڈینٹل ہاسپٹل کی یہ مالک ہیں، اور 30 تولے سونے
की भी ये मालिक हैं। इसका मतलब ये है कि आरिफ अलवी साहब के हवाले से जो मुस्तकबिल में जो कार्रवाई है मुख्तलिफ हवालों से वो होना तय पाई है। अब उस कार्रवाई का भी एक तरफ आरिफ अलवी साहब के ऊपर दबाव बढ़ रहा है क्योंकि उनकी आइन शिकनी बहुत हद तक वाज़ेह होती चली जा रही है, और इसी दौरान हालिया दिनों में ईवान सदर में कुछ इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं, और ये तमाम तर मुलाकातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली अहम तरीन शख्सियात, जिसमें जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बाबर अवान साहब शामिल हैं, ये उनसे रेगुलर मिलते रहे हैं। अब ये बताया जा रहा है इस हवाले से भी कि ये जो सिचुएशन है, इन मुलाकातों का जो नतीजा है वो भी ज़रा थोड़ा सा सामने आ रहा है, और इस हवाले से आरिफ अलवी साहब ने अमेरिका में मुकीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले एक अहम तरीन एंकर जनाब मुईद पीरज़ादा साहब के साथ गुफ्तगू की है, और मुईद पीरज़ादा को उन्होंने कुछ चीज़ों से आगाह किया है, जिसका जिक्र मुईद पीरज़ादा ने अपने जो वीडियो लॉग है उसके अंदर किया, और मुईद पीरज़ादा ने इस वीडियो लॉग में आरिफ अलवी साहब के हवाले से दो अहम तरीन इंकशाफात किए। पहला इंकशाफ मुईद पीरज़ादा साहब ने आरिफ अलवी साहब के हवाले से ये किया है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने आरिफ अलवी साहब को एक पैगाम भिजवाया है, और ये पैगाम बहुत ही ज़्यादा सख्त है। बकौल मुईद पीरज़ादा उस पैगाम में जनाब आरिफ अलवी साहब से ये कहा गया है कि जो स्क्रिप्ट आपको दिया गया है उस स्क्रिप्ट के ऊपर आपने अमल करना है, वरना आपको और आपकी फैमिली को निशाना इबरत बनाया जा सकता है। और ये भी धमकियां दी गई हैं कि जनाब आपकी निजी ज़िंदगी का बहुत सारा मवाद हमारे पास मौजूद है। दूसरे धमकी या दूसरा इंकशाफ जो आरिफ अलवी साहब के हवाले से मुईद पीरज़ादा साहब ने किया है वो ये है कि सदर साहब को पिछले साल से ये लारा लगाया गया था कि इलेक्शन की तारीख आपको देने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत जल्द मामलात को ठीक कर लेंगे, इमरान खान साहब को लूप में ले लेंगे, इमरान खान साहब को बाहर ले आएंगे, इमरान खान को क्लीन चिट मिल जाएगी, आपने बस इस वक्त का इंतज़ार करना है और आपने इंतखाबात की कोई तारीख नहीं देनी। ये जो सिचुएशन है इन इंकशाफात ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैटर्न पर गौर करें तो वहाँ पर ऐसा ही है। पहले एक छोटी सी चीज़ आती है, किसी अननोन अकाउंट से उन चीज़ों को शेयर किया जाता है, फिर एक नोन एंकर सामने आता है, वो अपने वीडियो लॉग के अंदर उस हवाले से चीज़ों को आगे बढ़ाता है, और फिर उसी चीज़ों को लेकर टॉप टियर लीडरशिप एक्सप्लॉइट करने के अमल का आगाज़ कर देती है। वो ज़राए जिन्होंने मेरे साथ गुफ्तगू में इस बात का इंकशाफ किया है कि ईवान सदर में आइंदा चंद रोज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या आरिफ अलवी साहब अपने किसी मनपसंद एंकर, चाहे वो मुल्क में मौजूद है चाहे वो यूट्यूब चलाता है, मुल्क से बाहर मौजूद है, उसके साथ एक इंटरव्यू देंगे, और इस इंटरव्यू में रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद होने वाली तमाम तर डेवलपमेंट्स के ऊपर रोशनी डालेंगे। ये बताएंगे कि उनके साथ किस किस ने मुलाकात की थी, उस मुलाकात के अंदर क्या क्या हुआ था, आरिफ अलवी साहब को कौन कौन सी गारंटी दी गई थी, और आरिफ अलवी साहब के ज़रिए इमरान खान तक कौन कौन सा पैगाम पहुंचाया गया था। ये तमाम तफसीलात आरिफ अलवी साहब रखेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि आरिफ अलवी साहब बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबी अमल के ऊपर भी अपने एतराज़ात बताएंगे, और इन इंतखाबात को इल्लिजिटिमेट, गैर कानूनी और गैर आइनी डिक्लेयर करेंगे, और उनकी तरफ से सदर पाकिस्तान की तरफ से जो कि रियासत पाकिस्तान का सरबरा है उसकी तरफ से अगर इंतखाबी अमल के ऊपर सवालात उठा दिए जाएं या वो यकसर इंतखाबी अमल को मुस्तरद करते हुए असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार कर दें और इस असम्बली के लिए एक लेजिटिमेट हैसियत के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दें, तो ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इमरान खान साहब के पॉलिटिकल बयानिए की तस्दीक ही होगी, उसके ऊपर मोहर ही लगाना होगी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या इमरान खान हो या आरिफ अलवी साहब हो, दे आर नॉट कमिंग स्लो। ना वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार हैं और ना ही वो गुज़िश्ता 18 महीने में जो एक्टिविटीज़ उन्होंने की हैं, जो गलतियाँ उन्होंने की हैं, उससे किसी तरह का सबक सीखने के लिए तैयार हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जैसे ही इस हुकूमत साजी के अमल का आगाज़ होगा, कुछ और चीज़ें हैं जो ना सिर्फ सामने आएंगी बल्कि इस हुकूमत की साख के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को इस बात का यकीन है कि
امریکی انتخابات جو ہونے والے ہیں ان امریکی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد ان کے لیے ہو جائیں گی ستہ خیراں، لہٰذا اس کے لیے یہ ابھی سے نہ صرف امریکہ میں اپنی لابنگ میں اضافہ کر رہے ہیں بلکہ یہاں پر بھی جو ایک مومنٹم ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں موجودہ حکومت کے خلاف، اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے یہ اس میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اب اگر عارف علوی صاحب نے جس طریقے سے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا ہے، اگر وہ اس پر عمل درآمد کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا اور اس کے اثرات بھی بہت ہی زیادہ نمایاں ہوں گے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عارف علوی صاحب یہ دھماکہ کر کے وہ تمام آئین شکنی جو انہوں نے کی ہے اس کے اوپر بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے اور اپنے لیے مظلومیت کا کارڈ کھیلنے کی کوشش کریں گے، بالکل ویسے ہی جیسے جناب عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر مظلومیت کا کارڈ کھیل رہے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔